नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आज हमारे इस शो में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके ऊपर पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं सब गर्व महसूस करते हैं। उनके बारे में हमने बहुत सारी कहानियां भी सुनी हैं। उनके बारे में अक्सर लोग कहीं ना कहीं किसी समारोह में जब भी उनकी चर्चा होती रहती है। अपने देश के लिए क्या काम किया है, आज हम उन्हीं सब बातों को जानेंगे। आज हमारे बीच में शेर सिंह राणा जी मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को हिंदुस्तान लेकर वापस आए थे और इससे पहले इस तरह का कार्य देश के लिए किसी ने नहीं किया था। पृथ्वीराज चौहान आज से 800 साल पुराने शासक थे, जिनकी समाधि अफगानिस्तान में थी और वहाँ से इन्होंने उनकी अस्थियों को लेकर हिंदुस्तान आए। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। अभी हाल ही में वो एक SC/ST एक्ट को लेके एक बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं और उसके SC/ST एक्ट के विरोध में जिस प्रकार के सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके लिए और सवर्णों की रक्षा के लिए आज वो मैदान में है। तो शेर सिंह राणा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है कि आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में और उसमें आप राष्ट्रवादी समान अधिकार पदयात्रा के बारे में ये आपका जो कॉन्फ्रेंस थी, इसके बारे में पहले आप हमें बताएं कि ये किस प्रकार से ये आप पदयात्रा का क्या उद्देश्य है, किन अधिकारों के लिए आप ये लड़ाई कर रहे हैं सरकार से। जैसे कि आपको ये मालूम होगा कि कुछ समय पहले 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार जो है SC/ST एक नया अध्यादेश लाई है SC/ST को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बनाया था कि अगर कोई भी मुकदमा दर्ज होता है SC/ST को कानून के तहत तो उसमें जांच होगी और जांच के बाद जो है उसमें अगर जांच सही पाई जाती है तो गिरफ्तारी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को दरकिनारा करके केंद्र सरकार उसमें अध्यादेश लेकर आई कि किसी जांच की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी SC/ST केस का दर्ज कराता है केस, तो कोई भी जो जिसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज होता है, जो जनरल कैटेगरी का है या OBC समाज का है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा बिना जांच के और 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होगी। ऐसा भी एक स्पेशल उसके लिए SSP वगैरह को जो है वो केस दिया जाएगा, स्पेशल जांच होगी और 6 महीने तक उसकी बेल नहीं है। हाँ, उसमें देखिए, इसमें समस्या हमें ये है कि जो सरकार है, जो देश को चलाती है, अगर उसको अपने पुलिस के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। अगर उसको अपने जुडिशरी के ऊपर विश्वास नहीं है तो ये देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। हमारा सिर्फ ये कहना है, हमारा ये कहना नहीं है कि आप SC/ST को तुरंत हटा दीजिए, आप लगा लीजिए, लेकिन उसमें जांच कीजिए पहले। अगर जांच में लगता है कि भाई ये आदमी मुजरिम है, दोषी है, तो आप उसको जेल भेज दीजिए। लेकिन किसी निर्दोष को जेल भेजना कहाँ का ये कानून है या कहाँ का ये देश किस तरफ जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ग्रेटर नोएडा के अंदर जो है कर्नल चौहान थे, लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायरमेंट लेके वो नोएडा में रह रहे थे, तो उनके ऊपर एक ADM रैंक के इंसान है। अब आप सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि एक शिक्षित आदमी जो SC/ST समाज का है, अगर इस तरह से इसका दुरुपयोग करेंगे, जो बाद में आपने देखा कि वो CCTV कैमरे से वो सब जग जाहिर हो गया और वो केस फर्जी पाया गया और अब ADM के ऊपर ही सस्पेंशन भी हो गया, ADM का गिरफ्तारी के वारंट भी निकले हुए हैं। तो क्योंकि जो कर्नल थे वो तो एक मतलब हर चीज से संपन्न आदमी थे, भाई उनके पीछे एक बैकग्राउंड था, पूरे जो पूर्व अब फौजी अफसर थे वो उनके पीछे लग गए, बहुत बड़ा समाज उनके सहायता के लिए लग गया कि भाई इनके ऊपर ही फर्जी केस है। लेकिन आप मुझे बताइए, गांव में, देहात में, जो बहुत इंटीरियर प्लेसेस हैं, वहाँ पे इस तरह से जब झूठी रिपोर्ट दर्ज होगी तो उनको कौन बचाएगा। और हम इस पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट के साथ एक लाइन में कहा जाए तो वी सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा था और यही न्याय की एक तरीका भी है कि पहले आप जो है कोई भी आरोप का, अगर मैं यहाँ पे बैठ के आरोप ये लगा दूंगा कि अगर कल को आप मुझे ये बताइए, कल को किसी ने मोदी जी के ऊपर ही आरोप लगा दिया या अमित शाह जी के ऊपर ही लगा दिया या जो भी ये बड़े बड़े नेता हैं देश के अंदर,
अगर किसी ने उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया SC/ST का, कमरे में जाके बातचीत करी, बोल दिया जी मेरे को गाली दे दिया, जाके सब कह दिया, तो क्या तब भी ये ऐसे ही करेंगे? क्या इनको तुरंत 6 महीने जेल भेजा जाए? सरकार कह रही है कि SC/ST एक्ट लगाने से जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय मिलेगा, और बोल रहे हैं कि उनके उत्थान के लिए हमने ऐसा किया है। लेकिन जहाँ तक लोग सर्वे कर रहे हैं, जहाँ तक एनालिस्ट कर रहे हैं कि दोनों ही समाज के बीच में बहुत बड़ी दूरी और दुश्मनी पैदा हो रही है इस एक्ट के लिए। आपको क्या लगता है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। ये प्रैक्टिकली बात है कि इन्होंने जो है समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये एक्ट को, ये नया अध्यादेश लाकर, ये एक्ट पहले भी था, लेकिन इस एक्ट में पहले जांच के बाद गिरफ्तारी थी, क्योंकि लोग इसका मिसयूज कर रहे थे। तो जो अगर उनका सच में ये मकसद है कि भाई उस जो समाज पीड़ित वो मानते हैं या समस्या थी उनको, तो ये लॉ बना के उसको दूर कर देंगे, तो मेन उसमें उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो दूसरा समाज है वो भी देश का हिस्सा है, उनके साथ अन्याय ना हो। और वो 80% है, जनरल और OBC 80% है। कायदे में उन्होंने 80% के साथ अन्याय किया, 20% के साथ भी न्याय नहीं किया। न्याय इसलिए नहीं किया क्योंकि अब वो लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। अभी वैश्य समाज ने बहुत बड़ी मीटिंग करी, उसमें कहा कि भाई हम इनको रोजगार ही नहीं देंगे, जब वो हमारे नज़दीक रहेंगे ही नहीं तो हमारे ऊपर इस तरह का SC/ST केस का लगा कैसे देंगे। तो अब आप सोचिए, उनको भी बेरोजगारी की समस्या देखनी पड़ सकती है जो SC/ST के लोग हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो दूसरे स्वर्ण जाति के लोग हैं, अन्य जातियों के लोग हैं OBC के, वो लोग उनको काम देने के लिए रेडी नहीं है कि भाई वो घबरा रहे हैं कि भाई अगर वो उनके साथ रहेंगे तो हो सकता है उनके ऊपर इल्जाम ना लगा दें। और आप इसका मिसयूज देख ही रहे हैं। कोई अपने टीचर से कह रहा है कि भाई मेरे नंबर नहीं बढ़ाओगे तो मैं आपको मुकदमे में फंसा दूंगा। तो अब इन्होंने एक तरीके से इनको एक तरीके से रोजगार भी दे दिया भाई, क्योंकि हर समाज में देखिए हर तरह का आदमी है, तो कई लोग इसको मिसयूज करके पैसे भी कमाने के लिए, अभी पीछे अलीगढ़ में बहुत बड़ा रैकेट जो है पकड़ा गया था, जो लोग जो है मिलकर और झूठे मुकदमे दर्ज करा के और इस तरह से पैसे की उगाही करते थे। तो उसके लिए तो इन्होंने कोई लॉ बनाया नहीं, कायदे में लॉ बनाना था तो इस चीज़ के लिए बनाना था कि जो मिसयूज करते हैं उसका मिसयूज ना हो, तो उसके लिए कोई कानून बनाए। अगर अध्यादेश लाना है तो इसके लिए लाए। और जो ये बोलते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो ये तो लाइन फिर कहाँ साबित हुई, सत्य साबित कहाँ हुई? क्योंकि इसमें जो है ना तो कोई सबका साथ है और सबका विकास का तो दूर दूर तक का इससे कोई मतलब वास्ता नहीं। तो राणा जी, ये बताइए आप हमें कि जो आपकी ये राष्ट्रवादी सम्मान अधिकार पद यात्रा है, इस मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा क्षत्रियों का जनादेश है, क्षत्रिय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको मार्गदर्शन में भी बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, तो ये जो समान अधिकार पद यात्रा है इसमें सिर्फ क्षत्रियों को ही आपने उनका स्वागत किया है कि आप हमारे साथ हैं, या अन्य जातियों के लोगों को भी शामिल कर रहे हैं? देखिए, ये जो यात्रा है सहारनपुर से शुरू होकर आगरा तक जाएगी और 3 महीने की ये पद यात्रा है। सहारनपुर से आगरा जी। तो सहारनपुर से आगरा तक जितने भी क्षत्रिय समाज के जो गांव हैं, ये यात्रा उन गांवों के अंदर जाएगी। लेकिन जब उस गांव में जाएगी तो कोई भी गांव ऐसा नहीं होता है कि वो किसी भी जाति विशेष का हो। भले ही वहाँ पे मतलब उसको राजपूतों का गाँव आप बोलेंगे, उसमें जनसंख्या थोड़ी राजपूतों की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें अन्य समाज भी होता है। तो जो अन्य समाज है वो सभी हमारे भाई हैं। अगर उनको भी इस मुद्दे को लेकर समस्या है, जो कि होगी, क्योंकि देखिए इसमें हमारा ये कहना है कि हर इंसान को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें कल को जो है जो जाट भाई हैं वो भी फंसेंगे, जो गुर्जर भाई हैं वो भी फंसेंगे, जो यादव है वो भी फंसेंगे, जो पूरा OBC है, OBC समाज जो है पूरा OBC इसमें प्रॉब्लम फेस करेगा। जो पूरी जनरल कैटेगरी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, उनको भी ये सब समस्या आएंगी। तो जो भी हमारे इस मुहिम से जुड़ना चाहेगा इस यात्रा के दौरान, उसका मोस्ट वेलकम है और जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा किसी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं निकाली जा रही। ये किसी राजनीतिक मुद्दा या राजनीति करने के लिए नहीं निकाली जा रही। ये किसी संगठन के तहत
या किसी संगठन के को बढ़ावा देने के लिए नहीं निकाली जा रही। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो अन्याय देश की सरकार ने हमारे साथ किया और जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने एक भी आवाज इस बात के खिलाफ पार्लियामेंट में या किसी विधानसभा में नहीं उठाई। ये सब मुद्दा जो है उनको सबक सिखाने के लिए, ये यात्रा उन लोगों के लिए है कि जो लोग हमारे वोट से जीतकर पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जाते हैं, उनकी आवाज जो है अगर अपने समाज के लिए या अपने देश की भलाई के लिए नहीं निकलती है तो वो लोग किसी काम के नहीं है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हमें उन लोगों को घर बैठाना है जो लोग हमारे दम पर, हमारी वोटों के दम पर वहाँ पे जाके बैठ के सिर्फ पैसे कमाने के लिए वहाँ जाते हैं और कोई काम नहीं करते समाज। एक सवाल आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी है, मीडिया में भी आता है, या अक्सर जो सवर्ण समाज जो विरोध कर रहा है SC/ST एक्ट का, क्या कोई दबाव है सत्ता का, सरकार का कोई दबाव है? क्यों नहीं? क्या इनको नुकसान नहीं है? सिर्फ जो लोग, समाज के जो लोग हैं जो सत्ता में नहीं है, सिर्फ उन्हीं को नुकसान है। ये लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं SC/ST? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इस देश का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हर चीज में आदमी अपने राजनीति देखता है और घाटा फायदा देखता है, चाहे वो बिल्कुल गलत ही क्यों ना कर रहा हो, चाहे किसी समाज को गलत फायदा क्यों ना पहुंचाना पड़े, लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि ये वोट बैंक मेरे को मिल जाएगा तो वो उसके लिए गलत करने के लिए भी रेडी रहता है। यही रीजन है कि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है उन सबको ऐसा लगता है कि ये इससे दलित समाज जो SC है और ST है वो हमसे खुश हो जाएगा और हमें वोट देगा, और दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसलिए विरोध नहीं करती कि हमारे ऊपर एक टिप्पा नहीं लगना चाहिए। सरकार कोई वोट बैंक का कुछ ऐसा तो नहीं वोट बैंक बना रही है इस एक्ट को लेकर, अपना अलग वोट बैंक? हाँ, लेकिन आपको बता दूं, आज मैं आपको ये बात, मेरे शब्द आप याद रखिएगा कि ये वोट बैंक ही है, वोट बैंक बनाने के लिए ही ये सब किया गया है, लेकिन इससे उनका जो कोर वोट बैंक था ना वो एकदम खत्म हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। ये इन्होंने ऐसी गलती की है जैसे VP सिंह जी ने की। VP सिंह जी को प्रधानमंत्री हम मतलब किन लोगों ने बनाया ये सबको मालूम है, लेकिन उन्होंने उसके दूसरे वर्ग के लालच में जो है देश को कैसी जो है आप सोच लीजिए आग में उस समय धकेल दिया था। सेम सिचुएशन आज वही हो रही है। सेम इन्होंने गलती की है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, इसका परिणाम आप देखिएगा। मैं आज आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि अगर मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया या बनवाना शुरू कर दिया, अगर इस मुद्दे पर उन्होंने काम किया 2019 के चुनाव से पहले, तब तो वो रिपीट करेंगे, वरना वो जो मर्जी करें वो अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, भले ही बीजेपी की सरकार बन जाए। क्योंकि क्या होगा कि जिस तरह का माहौल आज है, बिना राम मंदिर के बनाए हुए अगर इसी माहौल के हिसाब से चुनाव होंगे तो फुल मेजॉरिटी बीजेपी की नहीं आ सकती, ये मुमकिन नहीं है। और जब फुल मेजॉरिटी नहीं आएगी, अलायंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो अलायंस में क्या है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो मोदी जी को समर्थन नहीं देगी, ये भी एक फैक्ट है। तो उसमें कोई बीजेपी का ही दूसरे जो नेता है, मान लीजिए राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी जी हैं, वो आने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसीलिए राजनाथ सिंह जी या जो दूसरे जो नेता हैं बीजेपी के, वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि वो शायद खुद ही चाहते हैं कि फुल मेजॉरिटी से सरकार ना बन पाए, ये बर्बादी खुद ही होती रहे, वोट बैंक टूट जाए, और जो एक जो गोल्डन नंबर है उस तक ये ना छुए, 50-100 बंदे कम आए, MP कम आए, 100 कम आए, 50 कम आए, उसके बाद जो है जो दूसरे दल हैं उनसे, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता इन लोगों के लिए हो सकती है, मोदी जी के लिए नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है बीजेपी का ही बने, लेकिन मोदी जी नहीं बनेंगे अगर इसी लाइन पर चलेंगे। राणा जी, हम आपसे अब कुछ पिछली पुरानी जिंदगी के बारे में, तो पिछली जिंदगी आपने जिस प्रकार से, जिसके लिए आप पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है, इसके लिए आप इतने प्रसिद्ध हैं, और एक राजपूत समाज जो आपको सल्यूट करता है इस चीज़ के लिए, जिस प्रकार से आप पृथ्वीराज चौहान के अस्त्र हिंदुस्तान को लेके आए, और हिंदुस्तान में ऐसा आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया देश के लिए,
उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमें सुनने में आया है कि आपकी उस स्टोरी पे कोई मूवी बनने वाली है। तो आप हमें बताएं थोड़ा सा इसको कि क्या था और मूवी कैसे, कौन कौन से लोग आपसे अप्रोच कर रहे हैं मूवी के लिए। देखिए ऐसा है कि 2004 में तिहाड़ जेल से एस्केप होकर और संजय गुप्ता के नाम से मैंने पासपोर्ट बनवाया था जेल से फरार होने के बाद 2004। और वो तिहाड़ जेल की सबसे बड़ी फरारी मानी जाती है। फरार होने के बाद जो है वो पासपोर्ट बनवाकर उस पर सबसे पहले बांग्लादेश गया मैं, फिर बांग्लादेश से जो है दुबई होते हुए अफगानिस्तान गया, काबुल पहुंचे। तो पहले मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस समय वो ये थी कि जो पृथ्वीराज चौहान जी और जो मोहम्मद गौरी हैं उनकी जो कब्र है, समाधि है, वो कंधार में है। तो मैंने फिर कंधार गया मैं वहाँ से, काबुल से, और हेरात गया जो कि ईरान बॉर्डर पर पड़ता है, आपका गजनी गया। तो बहुत सारी जगहों पर ढूंढने के बाद भी करीब 1.5 महीना मैंने उसकी खोजबीन करी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिली। फिर लास्ट में जो है गजनी के पास एक जगह है देयक में उनकी दोनों की समाधियाँ पर देखी। तो वहाँ पे जो मैंने देखा, फिर उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी जिसको मैंने यूट्यूब पर भी डाला, कैसे वो जूते चप्पल मार के। हाँ, हमने ये भी सुना है कि उनको जो देखने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान की जो जहाँ पर उनकी कब्र है वहाँ पे जूते रखे हुए हैं और लोग उस पर जूते मारते हैं। हाँ, रखे हुए भी हैं। फिर क्या है कि वो जो मोहम्मद गौरी है उनकी जो कब्र है वो एक गुम्मद के अंदर है, और जो उनकी कब्रें थी पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्रवर्दाई की, वो उस गुम्मद के बाहर थी। तो अब जब कोई गुम्बद के अंदर जाएगा तो वो अपने जूते या चप्पल जो है उन कब्रों के ऊपर उतार के और तभी अंदर आता है। तो वो अपमानित करने के लिए ऐसा करते थे। तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। और फिर उसको अलग अलग तरीके से मैंने कोशिश की कि कैसे उसको खोल के और हम लेकर आए वापस। तो पहले 2 जो प्लानिंग बनाई वो फेल हो गई किन्हीं कारणों से। एक बार उन्होंने मुझे, गांव के लोगों ने पकड़ भी लिया, लेकिन ईश्वर ने आप सबके आशीर्वाद में मेरी रक्षा की। एट लास्ट उसको मैं खोद कर लेकर आया और लाकर यहाँ जिला मैनपुरी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर मैंने क्षत्रिय महासभा वालों को वो सारा सामान दे दिया था। और उन्होंने वहाँ पर एक वो पूरा सामान जो है कि मतलब बना के 5 बीघा जमीन में एक सारा सामान कर दिया था। अब हमारे स्मारक स्थल बनाया है। हाँ, स्मारक स्थल बनाया, और हमारी आगे कोशिश रहेगी कि वो हम दिल्ली में या हरिद्वार में, विशेषकर दिल्ली मेरी इच्छा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाके उनके दर्शन कर सकें। तो हम उसको कमिंग टाइम में दिल्ली में शिफ्ट कर देंगे। और उस पूरी फिर मैंने 2006 में, ये 2006 की घटना है, ये 2005 की घटना है। और फिर ये सारा काम निपटाने के बाद फिर 2006 में मैंने सरेंडर किया, दोबारा तिहाड़ जेल गया, और फिर करीब 10.5 साल के आसपास फिर दोबारा से जेल काटी। करीब 13 साल मैंने जेल में रहा, मैं तिहाड़ जेल में पूरा टोटल। और ये 2.5 साल एस्केपिंग के रहे मुझे, 2.5 साल। और फिर मैं दोबारा सरेंडर करके गया, तो फिर मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम जो है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक है। उसको जो है हार्पर कॉलिंस और इंडिया टुडे ने मिलकर पब्लिश किया। उसी बुक पर जो है एक बॉलीवुड की फिल्म जो है वो आप अगले साल के अंत तक देखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और जल्दी ही फिल्म अनाउंस भी होगी। अभी पेपर वर्क चल रहा है, तो अगले साल से फिर शूटिंग स्टार्ट होगी। उसमें मीडिया में उसमें अजय देवगन का रोल बताया जा रहा है कि आपका रोल जो है अजय देवगन का है। ये कहाँ पर? अजय देवगन जी से मैं मिला था, तो अजय देवगन जी ने मुझसे बहुत दिलचस्पी दिखाई थी, बहुत अच्छे से वो उन्होंने मेरे से वो किया। तो उनकी बहुत इच्छा भी है, बट शायद अभी मैं इसमें 100% कुछ नहीं बोल सकता जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता है। तो लेकिन उनकी बहुत दिलचस्पी है, ऐसा मेरे को 100% मालूम है, क्योंकि ये बात उनकी मेरे से निजी रूप में खुदी हुई। तो राणा जी ये बताइए कि जो आपकी ये राष्ट्रवादी समान अधिकार पद यात्रा है, इसमें युवाओं का क्या रोल है और
किस प्रकार से आप जोड़ने युवाओं को जोड़ने के लिए या जनादेश को जोड़ने के लिए समर्थन के लिए किस प्रकार से काम करते हैं? देखिए, इसमें मुख्य भूमिका युवाओं की ही है। अगर मैं अपने जो मेरे बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहता, बट अगर वो भी अपने जवानी में एक्टिव होते तो शायद ये ऐसी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आज क्रिएट ही ना होती और इस तरह का कुछ बनता ही ना। लेकिन क्योंकि वो उस समय शायद एक्टिव नहीं रहे तो ये सब कानून तो बहुत पहले बना हुआ है और ये सब अध्यादेश वगैरह की नौबत भी ना आती कभी। लेकिन हमारा फर्ज है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी ये शब्द ना यूज करें जो मैंने किया, कि अगर हमारे पूर्वज एक्टिव होते समाज के प्रति, तो वो जो कमिंग पीढ़ियां हैं वो ऐसे शब्द ना यूज करें कि अगर हमारे पूर्वज एक्टिव होते तो। इसीलिए मेरा सभी जो नौजवान हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां उनको गाली ना दें, उनके लिए असम्मान महसूस ना करें कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरा सबसे ये निवेदन है कि ये ऐसी यात्रा है जैसे जिस समय एक इंडिया की आज़ादी का मूवमेंट चल रहा था तो जो लोग उसमें शामिल होते थे तो जब देश आज़ाद हो गया तो बाद में उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया कि भाई ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं। तो ये भी एक तरीके से समाज के लिए एक लड़ाई है, देश की भविष्य के लिए, देश की अच्छाई के लिए लड़ाई है। सभी नौजवान, सभी मेरे जो भाई हैं वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें हम एक सर्टिफिकेट भी देंगे इसकी भागीदारी का, राष्ट्रवादी समान अधिकार पद यात्रा का एक सर्टिफिकेट भी देंगे कि उसकी इसमें भागीदारी रही है। तो कमिंग टाइम में वो भी ये बोल सकते हैं कि हमने देखिए अपने बच्चों के लिए कोशिश की जीवन में और हमें इसमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हम कानून के साथ हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। हमारा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो एकदम परफेक्ट किया था। बिना जांच के किसी भी चीज़ में अगर गिरफ्तारी होती है ये उस समाज के लिए, उस देश के लिए अन्याय की बात है और अन्याय सहना भी जो है सबसे गलत बात है। ऐसा हमारे धार्मिक पुस्तक भागवत गीता में भी लिखा है कि अन्याय सहने वाला भी गलत आदमी है, पापी आदमी। तो अन्याय हम नहीं सहेंगे और इस पर हम पूरी ताकत से 5 लाख युवाओं को इसमें हम जोड़ेंगे। सहारनपुर से आगरा तक ये प्रथम चरण है, हो सकता है कि इसके बाद भी इसको दूसरे चरण में आगे हम इसको बढ़ाएं, लेकिन पहले हम 3 महीने की यात्रा ये करें। ये यात्रा 16 तारीख से, जो 16 सितंबर है इसी महीने से, ये स्टार्ट होगी सहारनपुर जिले से और ये दिसंबर तक चलेगी और आगरा में जाके इसको हम समाप्त करेंगे और फिर एक बड़ी रैली करेंगे 5 लाख युवाओं की। उसकी जगह भी डिसाइड नहीं की है, जिससे कि हम सरकार से ताकत के दम पर शक्ति दिखाकर अपनी बात को रख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमारे बीच में शेर सिंह राणा मौजूद थे, जिनसे आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, जिसमें इनकी राष्ट्रवादी समान अधिकार पदयात्रा जो होने वाली है सहारनपुर से जो शुरू होगी, और इसके अलावा इनकी बीती जिंदगी के बारे में, किस प्रकार से ये बांग्लादेश, दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गए, वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियाँ लेकर आए, किस प्रकार से क्षत्रिय समाज और सवर्णों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किस प्रकार से इनका आंदोलन जो है वो काम करेगा, किस प्रकार से युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है और किस प्रकार से ये सवर्ण समाज के अधिकारों को और पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों को एक फिर से ऐसी गलती ना हो जिससे आने वाली कौम को चीज़ें ना झेलनी पड़े, इस प्रकार की, इसके लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं और इसके लिए राष्ट्रवादी समान अधिकार आंदोलन इनका होने वाला है। और इसके अलावा हमने राणा जी के ऊपर जो फिल्म बनने वाली है, जिसमें सुनने में आ रहा है कि अजय देवगन जो है वो मेन किरदार में रहेंगे, इसके बारे में जो बात की। और इसके अलावा जो इन पर इन्होंने एक बुक लिखी है, जेल डायरी, जिसमें इन्होंने पूरी कहानी अपने लिखी है, किस प्रकार से अस्थियाँ लेके काबुल से और हिंदुस्तान आए। तो इस प्रकार से राष्ट्रवादी समान अधिकार यात्रा जो है ये होने वाली है सितंबर में। शेर सिंह जी, आपको आपकी यात्रा के लिए, आपके आंदोलन के लिए बहुत बहुत बधाई। हम आपके इस पदयात्रा के सफल होने की बहुत कामना करेंगे। आपका सिटी न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।